देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात मैं बस के सफ़र में एक लोकल बस में चढ़ा था। मुझे क्या पता था कि ये लोकल बस मुझे ऐसी जगह पर उतार देगी जो मेरे लिए नरक से कम नहीं होगी। तो आइए जानते हैं मेरे और बस से जुड़ा हुआ एक ऐसा हादसा जिसे सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। हुआ कुछ ऐसा था कि उन दिनों मैं बस से सफ़र करते हुए अपने गांव के लिए निकल रहा था। दरअसल मैं एक कंपनी में जॉब करता हूं और उस कंपनी ने हमें कुछ दिनों की छुट्टी दी थी और उसी छुट्टी के चलते मैंने सोचा कि चलो कुछ दिन अपने गांव घूम कर आया जाए। इसलिए मैं बस से अपने गांव के लिए निकल पड़ा था। वो पहली बार था जब मैं रात का सफ़र कर रहा था। मुझे क्या मालूम था कि ये मेरा रात का पहला और आखिरी सफ़र होगा। उस दिन जब मैं बस में चढ़ा था तो मुझे बस के अंदर चढ़ते ही एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हुआ था। लेकिन उस रात मैंने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया था और उसके बाद उस विंडो वाली सीट के पास बैठ गया था। ऊपर से गर्मियों के मौसम में विंडो से आने वाली ठंडी ठंडी हवाओं के कारण मेरी आंख लगने लगी थी। रात में वैसे भी इतनी गहरी ठंडी हवा आती है जिससे कि हमारे बदन को एक अलग सा सुकून मिलता है। इस बार भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैं चाहकर भी अपनी आंखों को बंद होने से रोक नहीं पा रहा था। बस की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी और बस की स्पीड के बढ़ने के साथ साथ ही हवा का आगमन भी बहुत तेज़ी से हो रहा था, जिस कारण से मेरी आंखें अब बंद होने लगी थी। और उसके बाद कुछ देर के लिए मेरी आंखें बंद हो गई, यानी कि मैं एक गहरी निद्रा का शिकार हो गया था। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि बस किसी चीज़ से टकराई थी और बस के टकराने के कारण सारे यात्रियों में उथल पुथल मच गई। सारे यात्रियों में एक दहशत फैल गई क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बस किसी चीज़ से टकराई है और जिस कारण से सभी यात्री डर गए थे। इसी बीच मैंने उठकर अपने आजू बाजू में देखा तो मुझे सारे यात्रियों के अंदर एक डर पैदा हुआ लग रहा था। सभी लोग कुछ ज़्यादा ही डरे हुए थे और तभी हमारे आगे बैठा एक आदमी बोला, अरे ओ ड्राइवर साहब, ये क्या बस चला रहे हो? आराम से भी तो बस को चला सकते हो। जैसे ही इतना कहा तो ड्राइवर ने कहा, अरे अंकल जी चिंता मत कीजिए, लगता है बस किसी पत्थर से टकराई है जिस वजह से इतना जोर का झटका लगा है। उस झटके के कारण ही मेरी भी आंख खुल गई थी। फिर मैंने ध्यान दिया तो मुझे पता चला कि मैं एक ऐसे गांव में आ गया हूँ जहाँ से मेरे गांव की दूरी अभी भी बहुत ज़्यादा बची हुई है। हालांकि मुझे उस गांव का नाम तो याद नहीं है, लेकिन उस वक्त मैं अब हमारे गांव के कुछ करीबी था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब तो मेरे जाने पहचाने गांव भी आने लगे हैं, यानी कि अब मैं जल्दी से अपने घर पर पहुंच जाऊंगा। और यही सोचकर मेरे अंदर एक खुशी की लहर दौड़ रही थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरे अंदर दौड़ने वाली खुशी की ये लहर बहुत जल्दी ही डर के अंदर तब्दील हो जाएगी। फिर उसके बाद बस ड्राइवर ने बस को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अब बस तेज गति से आगे बढ़ रही थी और मैं बस को भागते हुए देख सकता था। कुछ देर तक तो बस इसी तरह रफ्तार में चलती रही और उसके तुरंत बाद ही खिड़की से आने वाली ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके ने मुझे एक बार फिर नींद के चपेट में डाल दिया। लगभग 10 या 15 मिनट में अपनी आंखें बंद करके वहीं पर बैठा रहा। लेकिन फिर बस किसी चीज़ से टकराई कि मेरा सर सामने वाले पाइप से टकरा गया और पाइप से टकराने के कारण मेरे सर के अंदर से खून निकलने लगा। उस वक्त मैं उस ड्राइवर के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुका था कि मैं अपने शब्दों में बता नहीं सकता। मैं उसके ऊपर उछलते हुए बोला, अबे साले, आराम से बस को नहीं चला सकता? मैंने इतना कहा ही था कि वो बस का ड्राइवर भी एकदम से लाल होने लगा और सामने से मेरे ऊपर भड़कने लगा। हम दोनों के बीच अचानक ही गर्मा गर्मी हो गई तो कंडक्टर साहब जल्दी से हमारे पास पहुंचे और मुझे शांत करने लगे। कंडक्टर ने बताया कि ये रास्ता थोड़ा ख़राब है तो यहाँ पर इस तरीके की घटना होना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उस कंडक्टर ने कहा, अगर आपको नींद आ रही है तो आप कुछ देर के लिए जगे रहें क्योंकि इस रास्ते में सोना मना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो आदमी मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है। इसी बीच मैं उस कंडक्टर के ऊपर गुस्सा करते हुए बोला, क्या तुम दोनों आपस में मिले हुए हो और मुझे परेशान करना चाहते हो? मैंने इतना कहा ही था कि सभी यात्री बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर ज़ोर से गुस्सा करने लगे। वो सभी बोल रहे थे कि बस का ड्राइवर बस को ठीक से क्यों नहीं चला रहा। उसके बाद मैंने बस के अंदर से झांकते हुए बाहर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि रास्ता तो एकदम सपाट था और रोड की डामर बनी हुई थी, यानी कि रोड के ऊपर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर वो ऐसा क्यों बोल रहा है कि रोड तो टूटी फूटी है? और यही सब बात मेरी समझ से बाहर थी। मैं यही सब देखने के लिए
उस बस के कंडक्टर से बोला, भाई साहब आप हमें बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो, रोड तो एकदम सही सलामत है। जैसे मैंने बस के कंडक्टर से इतना कहा तो उसने मेरे कान में एक हल्की सी आवाज़ में कहा, देखो भाई साहब, कंडीशन को समझने की कोशिश करो, अगर आप नहीं समझे तो हम सभी के साथ अनर्थ हो जाएगा। मैं उसकी बात को फिर से नहीं समझा और उल्टा मैं उसी के ऊपर दबदबा बनाते हुए उन दोनों को कहने लगा कि तुम दोनों हमारे साथ क्या करना चाहते हो। मैंने उन सभी यात्रियों के अंदर उस ड्राइवर कंडक्टर के प्रति अब घृणा को पैदा कर दिया था और अब वहाँ पर बहुत सारे लोगों के बीच में हड़कंप मचने लगी। सभी लोग कुछ इस तरह से रिएक्ट कर रहे थे मानो उनके साथ कुछ गलत होने वाला है। उसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर ने किसी तरह हम सभी को समझाया और अपनी अपनी सीट पर बैठा दिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बस का ड्राइवर और कंडक्टर हमसे चाहते क्या है, क्योंकि काफ़ी देर से मैं एक चीज़ नोट कर रहा था कि उन दोनों के माथे पर एक अजीब सा डर था, या फिर यूँ कहें कि उनके दिमाग में एक अजीब सी टेंशन बनी हुई थी। कभी मुझे ऐसा लगता ड्राइवर और कंडक्टर हमारे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं, तो कभी कभी मुझे ऐसा फील होने लगता कि कहीं ना कहीं इन दोनों के ऊपर हमारे लिए कोई जिम्मेदारी महसूस हो रही होगी। बस अभी कुछ दूर और आगे गई ही थी कि अचानक ही एक बार फिर बस को बहुत तेज झटका लगा और इस बार सारे यात्रियों ने ड्राइवर के ऊपर अपनी नज़र बनाई हुई थी। लेकिन हम इस चीज़ को देखकर हैरान हो गए थे कि बस के आजू बाजू में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिस वजह से बस को झटका लग जाए, और ना ही हमें वहाँ कोई पत्थर नज़र आया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसके बाद जब मैंने पलटते पीछे की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मुझे सड़क भी एकदम सपाट पड़ी हुई नज़र आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि सड़क के ऊपर कोई खरोंच तक नहीं है। फिर उसके बाद मैं उठकर ड्राइवर वाले केबिन के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर मैं ड्राइवर के कान में बोला, भाई साहब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। उसके बाद जैसे ड्राइवर को मैंने इतना कहा तो वो मेरी तरफ देखते हुए घबराने लगा, पता नहीं क्यों, लेकिन उस वक्त बस दोबारा से एक जोरदार झटका खाकर रुक गई और ऐसा लग रहा था कि अब तो बस का आगे बढ़ पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि बस को जब स्टार्ट करने की कोशिश की गई तो बस अब स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि इंजन के अंदर अब कुछ प्रॉब्लम हो गई है। फिर जैसे मैंने इस बारे में ड्राइवर और कंडक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि इस रास्ते पर हमारी बस कई बार ख़राब हो चुकी है और आज कोई अलग बात नहीं है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। फिर उस कंडक्टर ने बताया कि अब हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, मुसाफिरों को यहीं से उतर कर जाना होगा और जो मुसाफिर हमारे साथ रुकना चाहते हैं उसे रात भर यहीं पर रुकना होगा। अब मेरा गांव तो यहाँ से लंबी दूरी पर था, तो मैंने सोचा कि मैं तो बस के अंदर ही रुक जाता हूँ और फिर मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। लेकिन उसके बाद बस के लगभग सारे यात्री बस से नीचे उतर गए। उनका गांव अब करीबी था, किसी का 1 किलोमीटर दूर था तो किसी का 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर स्टैंड था। उस वक्त मैंने देखा कि बस के काफ़ी सारे यात्री लोग वहीं पर उतर चुके थे और मैं अकेला बस के अंदर ही रह गया था। अकेला होने के कारण मुझे हल्की सी घबराहट हो रही थी, लेकिन इसके बाद भी मैं डरते डरते बस के अंदर बैठा रहा। तभी मैंने सोचा कि अब जो होगा वो सब देखा जाएगा। उसके थोड़ी देर के बाद बस का कंडक्टर मेरे पास पहुंचा और बोला, देखो भाई साहब, अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि बस को रिपेयर होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, और अगर नहीं जाना चाहते तो बस की सारी विंडो को ऑफ करके आप चुपचाप से बस के अंदर बैठकर आराम कीजिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। मैंने बस के कंडक्टर की बात मान ली और उसके बाद बस के कंडक्टर की बात को मानकर मैं चुपचाप से बस के अंदर ही बैठा रहा। फिर कुछ देर के बाद मेरी आंख लगी, क्योंकि मैं सफ़र के अंदर अपनी काफ़ी सारी नींद को गवा चुका था, तो अब नींद का आना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए मैं अपनी आंख बंद करके कुछ देर के लिए वहीं पर लेट गया। कुछ देर तक तो मेरी आंख लग गई, लेकिन उसके बाद मेरी नींद उड़ने लगी और अब ऐसा लग रहा था कि मैं बस के अंदर चाहकर भी सो नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगा कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर तो मेरे पास ही होंगे, लेकिन जब मैंने उठकर अपने आजू बाजू में देखा तो मैंने पाया कि मुझे ना ही तो बस का ड्राइवर नज़र आ रहा था और ना ही बस का कंडक्टर वहाँ पर मौजूद था। इसका मतलब साफ था कि बस का ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही अब गायब हो चुके थे, और उनको इस तरह से गायब होता देख मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी सी देर में भला कहाँ चले गए। मैंने बस के ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा आवाज़ लगाई, लेकिन इसके बावजूद भी उनका कोई ठिकाना नहीं था। मुझे पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर वो दोनों इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए। मैं काफ़ी देर तक तो उन्हें आवाज़ देने लगा और उसके बाद थक हार कर मैं बस से नीचे उतर गया।
बस से नीचे उतरकर भी मैंने उनको काफ़ी आवाज़ लगाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों मुझे कहीं पर भी मिलने को तैयार नहीं थे। पता नहीं क्यों, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी गलत जगह पर फंस गया हूँ। उसके बाद मुझे सामने की तरफ एक बूढ़ी औरत बैठी हुई नजर आने लगी। उस बूढ़ी औरत को वहाँ देखकर मैं एक पल के लिए उसे ही देखता रह गया, क्योंकि जिस तरह से वो बैठी हुई थी उससे देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वो भीख मांग रही है। उसके बाद मैं अपने कदम पटकते हुए उस बूढ़ी महिला के एकदम पास पहुँचा तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी महिला किसी की लाश के पास बैठी हुई थी। पहले तो वह विलाप कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक अलग सी स्माइल दिखने लगी। उसके बाद मैं उस बूढ़ी महिला के पास पहुंचा और उससे हैरानी से बोल पड़ा, अरे दादी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? जैसे ही मैंने उसको इतना कहा तो उसने उस लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा तुम खुद ही देख लो। फिर उसके बाद मैं उसकी तरफ देखने लगा, मगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस लाश के ऊपर से कपड़े को हटा सकूं, क्योंकि उसके ऊपर एक लाल कलर का कपड़ा पड़ा हुआ था और उसके पैरों पर एक छिपी लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि इस लाश को किसी मुर्दा घर के अंदर से यहाँ पर लाया गया हो, क्योंकि उस लाश के पैरों के ऊपर कुछ लगा हुआ था। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने उस लाश को धीरे धीरे अपना हाथ लगाया तो पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे जिस्म में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। फिर उसके बाद किसी तरह मैंने उसे छुआ और उसे हाथ लगाते ही मैंने देखा कि ये तो उसी बुढ़िया की लाश है जो उस लाश के सिरहाने बैठी हुई है। ये देखकर तो मैं पूरी तरह से डर गया था। ये सब देखकर तो मैं तुरंत ही पीछे पलटा और वहाँ से धूम दबाकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसी बीच उस बुढ़िया ने एकदम से मुझे पकड़ लिया और पीछे की तरफ खींच लिया। उसने इतने ज़ोर से मुझे अपनी ओर खींचा था कि मैं एकदम से ही नीचे गिर पड़ा और फिर मुझे ऐसा लगा कि वो बुढ़िया अब मेरी छाती के ऊपर बैठ गई है और मेरे साथ कुछ करना चाहती है। इसके बाद मेरी आंखों में मुझे बहुत ही तेज जलन होने लगी और उस तेज जलन के चलते मेरी आंखों के सामने काला काला गहरा अंधेरा छाने लगा। अंधेरा इस कदर छा रहा था कि अब मेरी आंखें बंद हो गईं। फिर उसके बाद जब दोबारा मैंने अपनी आंख खोली तो मैंने देखा कि मैं वहीं पर लेटा हुआ था और मेरे जिस्म के ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा लिपटा हुआ था। खुद को एक अजीब से संकट में देखकर मुझे बहुत ही घबराहट हो रही थी। फिर उसके बाद मैं उस लाल कपड़े को हटाने लगा, तभी मुझे अपने सिरहाने बैठे एक आदमी की परछाई नजर आई। चांद की उस हल्की हल्की रोशनी में उस परछाई को देखकर मैं उसकी तरफ देखने लगा और जैसे मैंने उसकी ओर देखा तो एक पल के लिए मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि ये तो मैं खुद ही बैठा हुआ था, यानी कि जो मेरे सिरहाने बैठा हुआ था वो मेरा बहरूपिया था। और उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरी जुबान से कोई आवाज़ तक बाहर नहीं निकल पा रही थी। तभी मैं लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने काफ़ी देर उसे आवाज़ लगाने की कोशिश की, लेकिन ना ही तो उसने मेरी बात का कोई जवाब दिया और ना ही वो मेरी किसी बात को सुन पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं उसे कह तो रहा हूँ, लेकिन वो मेरी आवाज़ को ठीक से सुन नहीं पा रहा है। तभी मुझे ऐसा लगने लगा कि किसी हवा के झोंके ने मेरे शरीर को भेद दिया है। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे पूरे शरीर के अंदर से हवा निकल गई है और उसके तुरंत बाद ही किसी तरह से मैं हिम्मत करके उठकर बैठ गया। जैसे मैं उठा तो मैंने देखा कि मैं उसी इलाके में पड़ा हुआ था और वहाँ से कुछ दूर आगे मुझे हमारी बस नज़र आ रही थी। बस को वहाँ पर देखकर मुझे थोड़ी बहुत राहत मिली, क्योंकि मुझे इतना तो सुकून था कि मेरे अलावा चलो यहाँ कोई और तो मौजूद है। फिर उसके बाद मैं उठा और बस की ओर जाने लगा। अभी मैं जा ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई, अपनी जगह को छोड़कर जाना ठीक नहीं होता। इतना सुनकर तो मैंने देखा कि जो इंसान मुझे कुछ देर पहले मेरे बहरूपिया के रूप में नजर आ रहा था अब वो एक भूत बन चुका था। उसकी चमड़ी गली हुई थी और उसका पूरा का पूरा मुंह सिकड़ा हुआ था और डर के मारे मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। उस वक्त मेरे पूरे बदन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया था। मेरी जुबान से आवाज़ तक बाहर नहीं आ रही थी। तभी उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारा हमशक्ल नहीं हूँ, मैं तुम्हारा काल हूँ और अब बहुत ही जल्द तुम्हारी लाश को यहाँ से घसीट कर काले डायन के मंदिर ले जाऊँगा। उस मेरे हमशक्ल की बातों ने मुझे इतना ज़्यादा डरा दिया था कि उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा पूरा दिमाग ही खराब होता जा रहा था। तभी उसने हल्की सी आवाज़ में कहा, अब तुम्हें यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं जाना है। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं मजबूर तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। उस वक्त मैंने उसकी बात नहीं मानी और उसके बाद सरपट वहाँ से भागने लगा। तभी मुझे लगा कि ये अब मुझे पक्का मार देगा, लेकिन हुआ तो उसका उल्टा।
उसने मुझे कोई नुकसान नहीं दिया और मैं अपनी जान बचाकर अपनी बस के पास पहुंच गया। उस बस के पास पहुंच गया, लेकिन बस के पास पहुंचने के बाद भी कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि बस का ड्राइवर और कंडक्टर तो अभी भी वहां से गायब थे। यानी कि इतनी देर से हो रही मेरी सारी की सारी मशक्क़त अब खराब हो चुकी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि बस के पास आने के बाद मैं ड्राइवर और कंडक्टर से मिल जाऊंगा, तो उनके पास आने के बाद मेरा डर कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। उल्टा अब मुझे और भी ज़्यादा घबराहट होने लगी थी, क्योंकि अब मुझे इस चीज़ का डर लग रहा था कि कहीं मैं उन भूतों के चंगुल में ना फंस जाऊं। उसके बाद मैंने सोचा कि बस से बाहर रहने से अच्छा है मैं बस के अंदर चला जाता हूं, और फिर यही सोच कर मैं बस के अंदर पहुंच गया। मैंने अपने आजू बाजू में भी नहीं देखा और सीधे अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। लेकिन जैसे मैं बस के अंदर पहुंचा था तो मुझे किसी की तेज तेज सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी थी, जिसकी तरफ एक बार के लिए तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन अब जाकर मुझे ऐसा लगा कि कोई तो है बाहर, इसलिए मुझे उसकी आवाज़ आई है। फिर मैं वापस से अपनी सीट से उठा और बस के अंदर देखने लगा। इस वक्त जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरी रूह ही कांप उठी। दरअसल मैंने देखा कि बस के अंदर काफ़ी सारे पैसेंजर्स बैठे हुए थे। बस पूरी पैसेंजर से भरी हुई थी और ये देखकर तो मेरा माथा सनक गया। भला ऐसा कैसे हो सकता था? बस के अंदर कुछ देर पहले तो कोई भी नहीं था, और फिर ये सारे के सारे पैसेंजर इतनी सी देर में यहाँ पर कैसे आ गए? मैं ऐसी सोच में पड़ गया था। तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, तुम्हें क्या लगा था तुम हमसे बचकर भाग पाओगे? और इतना सुनते ही जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वही आदमी मुझे अपने पीछे की तरफ नजर आ रहा था, जो कि मेरी बॉडी से मिलता जुलता था, यानी कि मेरा हमशक्ल। और एक छलावा फिर से मेरे पीछे बैठा हुआ था। इस समय मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था कि मुझे ही यहाँ से हिलने डुलने का कोई विचार आया, पता नहीं क्यों। लेकिन अब उसकी अजीब सी शक्ल से मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था। तभी उसने एक बार फिर मेरे कान में कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इस बस में मौजूद एक कपड़े की पोटली को इस बस से नीचे उतारना होगा, और अगर तुमने उस पोटली को बस से नीचे उतार दिया तो फिर मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं दूंगा। ये सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि भला एक छलावा एक कपड़े की पोटली का क्या करेगा। फिर उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, वो देखो सामने कंडक्टर के केबिन के अंदर तुम्हें कपड़ों की एक पोटली नज़र आएगी। हालांकि उसके अंदर कपड़े नहीं है बल्कि कुछ और चीज़ है। और ये सुनकर मैं थोड़ा हैरानी से बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने इतना कहा ही था कि उस छलावे की आंख एकदम से लाल हो गई। उसकी आंखों को देखकर मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा था। फिर उसके बाद मैं पीछे पलटते हुए देखने लगा तो मैंने पाया कि उस कपड़ों की पोटली के अंदर किसी की लाश थी। उसके बाद मैं धीरे धीरे उस पोटली के पास पहुंचा, और जैसे ही मैं उसके पास गया और मैंने उस पोटली के अंदर देखा तो मेरा पूरा शरीर ही बर्फ की सिल्ली की तरह जम गया, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि खुद मेरी ही लाश थी। यानी कि जो छलावा मेरे साथ कर रहा था वो एक घिनौना और भयानक मजाक था। मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। कहते हैं ऐसी मुसीबत पर जो चीज़ काम में आती है वो होती है हमारी आत्मशक्ति। अगर हम अपनी स्थिरता को एक जगह पर केंद्रित रखते हैं तो हम किसी भी चीज़ को बेहद आसानी से पार कर सकते हैं। मैंने अपने हाथों को कसकर बंद कर लिया था और उसके बाद नीचे उतर गया। मैं जानता था कि इस बस के पास रुकने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। इससे अच्छा है कि मुझे तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए। और मौका पाकर मैंने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। इस बार मैं थमा नहीं और पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागने लगा। और बस से नीचे उतरने के बाद मुझे ऐसा ही लग रहा था कि ये शैतान मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन मैं इतना तो जानता था कि अगर मैं गलती से भी यहाँ पर रुक गया तो फिर मैं भी मर जाऊँगा। इससे अच्छा है कि कोशिश करता हूँ। उसके बाद मैंने संपूर्ण समर्पण कर दिया और तेज गति के साथ वहाँ से भागने लगा। अब जो बस मुझे एक नॉर्मल बस के रूप में नज़र आ रही थी, अब वो बस मुझसे काफ़ी ज़्यादा पीछे छूट गई थी। और इसी बीच में एक हाईवे पर पहुँच गया। हाईवे पर पहुँचने के बाद मेरी सांस में सांस तो आई, लेकिन इसके बाद भी मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बुढ़िया और वो मेरा बहरूपिया भूत मेरे पीछे ही होंगे। इसलिए मैं किसी जगह नहीं रुका। बीच बीच में मैंने आराम तो लिया था, लेकिन वो भी मैंने हल्के हल्के चलते। उसके बाद मैं एक कस्बे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ एक बहुत ही बड़ी होटल बनी हुई थी। उस होटल को देखकर मुझे राहत की सांस मिली। और जब तक मैं उस होटल के दरवाजे के पास नहीं पहुंचा तब तक भी मेरे अंदर डर और खौफ की दहशत बैठी हुई थी। मैं लगातार भागते हुए जब उस होटल के पास पहुंचा तब जाकर मुझे अच्छा फील हुआ।
अभी भी मुझे ऐसा ही लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो भूत प्रेत मेरे साथ कुछ गलत ना कर बैठे। इसीलिए मैं जल्दी से उस होटल में पहुंचा। होटल में पहुंचकर मैं सीधे वहां की गार्ड के पास गया तो गार्ड ने मुझसे इस तरह डरने का कारण पूछा। तो मैंने उस गार्ड को सारी बातें बता दी। मेरी बातें सुनकर उस गार्ड ने बताया कि पहले वहाँ एक महिला तंत्र मंत्र की विद्या का इस्तेमाल करती थी, लेकिन उसके बाद वहाँ के लोगों को जब उसकी इन भयानक करतूतों के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे पीट पीट कर मार डाला। और उस दिन के बाद उसकी रूह अब उसी जगह पर भटकने लगी है। कहते हैं कि वो अतृप्त आत्मा अपना बदला पूरा करने के लिए लोगों को मारने की कोशिश करती है। खैर दोस्तों, उस दिन के बाद मैं उस इलाके में तो नहीं गया, लेकिन मैंने सुना है कि अब वो इलाका पूरे तरीके से खंडर बन गया है। अब उस इलाके से कोई भी बस नहीं गुजरती। साथ ही अब लोगों के अंदर उस जगह के प्रति इतना ज़्यादा डर बैठ गया है कि लोग उस इलाके के नाम से भी डर से कांप उठते हैं। उस दिन मैं उस होटल से अपने घर चला गया, लेकिन दोस्तों उस दिन के बाद मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगी थी और फिर 1 महीने के बाद जाकर कहीं मैं सही से ठीक हुआ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।